नमस्कार। ईरान से हिंसा और प्रदर्शन की कई तस्वीरें आ रही हैं। इस्लामिक सत्ता के खिलाफ जहां लाखों लोग सड़क पर बताए जा रहे हैं, वहीं सत्ता के समर्थन में भी लाखों लोग सड़क पर उतरते दिखाए जा रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है, तो वहीं ईरान में हिंसा के लिए इस्लामिक सत्ता बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इन सब के बीच ट्रंप के बयानों की तलखी बढ़ती जा रही है, तो खामेनेई भी खामोश नहीं है। दोनों के बयानों से लगता है कि अमेरिका और ईरान अब भिड़े कि तब भिड़े। सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान पर सीधे हमले की हिमाकत करेगा या फिर बयानों के जरिए ईरान की जनता को ही भड़काता रहेगा और फिर रेजा पहलवी को उतारकर अपनी सत्ता स्थापित करेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता चरम पर है, लेकिन वेनेजुएला और ईरान में बहुत बड़ा फर्क भी है। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का देश है जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड समझता रहा है, और मध्य पूर्व में स्थित ईरान जो न सिर्फ भौगोलिक रूप से दूर है बल्कि कई सामरिक चुनौतियां भी यहां हैं। आज मेरे इस पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका ईरान के साथ किस हद तक जा सकता है। ट्रंप बेशक ताल ठोक रहे हों, लेकिन खामेनेई को सैन्य तरीके से हटाने के लिए उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। पॉइंट पर आने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। दुनिया की राजनीति में अगर किसी एक दुश्मनी ने दशकों तक सुर्खियां बटोरी हैं, तो वो है अमेरिका और ईरान की दुश्मनी। ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी का इतिहास दशकों पुराना है और काफी जटिल भी है। इस दुश्मनी की जड़ें सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि ये कहानी शुरू होती है 1953 से, जब अमेरिका पर आरोप लगे कि उसने ईरान की चुनी हुई सरकार को गिराने में भूमिका निभाई। फिर आया साल 1979 का, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। जनवरी 1979 में जब ईरान की सत्ता से शाह बाहर हुए, अयतुल्लाह के घर वापसी का रास्ता खुल गया और उन्होंने शाही व्यवस्था को फिर उखाड़ फेंका। तब सत्ता में आए अयतुल्लाह खुमैनी। इसके बाद अमेरिका को ईरान ने सबसे बड़ा दुश्मन देश घोषित कर दिया। अयतुल्लाह खुमैनी ईरान के ऐसे धार्मिक राजनीतिक नेता थे जिन्होंने न सिर्फ सत्ता बदली बल्कि पूरे देश की दिशा ही बदल डाली। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उन्होंने ईरान को दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र बना दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने वैश्विक राजनीति को भी काफी प्रभावित किया। अयतुल्लाह खुमैनी का असल नाम रूहुल्लाह खुमैनी था। मध्य ईरान के कोहेन में जन्मे खुमैनी बचपन से ही धार्मिक शिक्षा की ओर आकर्षित थे। आगे चलकर वे एक गहरे प्रभावशाली शिया विद्वान बने। अपने धार्मिक ज्ञान और प्रभाव के कारण उन्हें अयतुल्लाह की उपाधि मिली और यहीं से एक ऐसा नेता उदय हुआ जिसने ईरान के इतिहास में क्रांतिकारी अध्याय लिख दिया। 1979 में अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद ईरान पर अयतुल्लाह अली खामेनेई का राज शुरू हुआ, जो 35 साल से अधिक समय से जारी है। इस बीच इस्लामिक सत्ता ने अपने आप को और ज्यादा मजबूत किया। अब हम उस अहम पॉइंट पर आते हैं जिसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से हुई है। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा है कि ईरानी देशभक्तों, विरोध जो है अपना वो जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्याएं बंद नहीं हो जाती, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सारी जो बैठकें हैं वो रद्द कर दी हैं, सारी मुलाकातें, सारी बातचीत रद्द कर दी हैं, मदद आ रही है। इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मदद आ रही है, ट्रंप के इस बयान के मायने क्या है? क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करने जा रहा है? क्या हालात उतने आसान हैं जितना इस तरह के बयानों में नजर आता है? सीधा और साफ जवाब है नहीं, यह सब इतना आसान नहीं है। तो फिर ट्रंप के बयान का असली मतलब क्या है? यह बयान सैन्य रणनीति से ज्यादा राजनीतिक संदेश देता नजर आता है। ट्रंप ने खुद को
ईरानी जनता के समर्थक के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि अमेरिका तुरंत कोई ठोस कार्रवाई करने जा रहा है, कोई सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से यह जरूर कहा गया है कि कई विकल्पों में से सेना का इस्तेमाल भी एक विकल्प है। अमेरिका जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हकीकत यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास ऐसे बहुत कम विकल्प हैं जिनसे ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को सीधा फायदा पहुंचाया जा सके। इस बीच खामेनेई ने भी ट्रंप को टका सा जवाब दिया है। कहा है कि ट्रंप को पता होना चाहिए कि दुनिया के ऐसे अहंकारी और जालिम शासक अपने सबसे अधिक घमंड के समय ही पतन की ओर जाते हैं, पतन का शिकार होते हैं, और ट्रंप भी उसी तरह गिरेगा। ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। ईरान दबाव या धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो कड़ी जवाबी कार्रवाई होगी। यह है खामेनेई का बयान। तो सवाल आता है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? सैद्धांतिक रूप से कहे तो जरूर, हाँ, वो जरूर हमला कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत ही मुश्किल लगता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ईरान की सैन्य और क्षेत्रीय ताकत का होना। ईरान कोई छोटा देश या कमजोर देश नहीं है। उसकी सैन्य क्षमता, मिसाइल कार्यक्रम और मध्य पूर्व में फैला प्रभाव अमेरिका के लिए किसी भी हमले को बहुत महंगा बना देता है या बहुत महंगा बना देगा। यह असल बात है। यह अलग बात है कि ट्रंप इसे नकारते हुए नजर आते हैं। उनसे जब पूछा गया कि अमेरिकी हमले की सूरत में ईरान जवाबी कार्रवाई करने की बात कर रहा है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि ऐसा तो उन्होंने तब भी कहा था जब मैंने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए थे। वो इजराइल के साथ किए गए हमलों की याद दिला रहे थे। वैसे अगर ईरान पर सिर्फ हवाई बमबारी हो तो वो बात अलग है, और अगर सत्ता परिवर्तन की बात हो तो बात अलग हो जाती है। अगर अमेरिका सत्ता परिवर्तन कराने के लिए ईरान पर हमले करता है, अपनी सेना जमीन पर उतारता है, तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर जो है वो पूरे मध्य पूर्व में फैलेगा। तेल आपूर्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका के सहयोगी देश भी इसकी चपेट में आएंगे। ईरान पर सैन्य हमला करने का फैसला केवल व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं रहेगा, जैसा कि वेनेजुएला के केस में किया गया, बल्कि वेनेजुएला के केस में तो ट्रंप प्रशासन है, उसने कांग्रेस तक को नहीं बताया। ईरान पर हमले के लिए तो ट्रंप को कई देशों को भी भरोसे में लेना होगा। असलियत तो यह है कि ईरान पर अमेरिकी हमले का रास्ता कई देशों की सहमति, सुरक्षा और जोखिम से होकर गुजरता है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को मध्य पूर्व के कई देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके लिए उसे इन देशों की अनुमति लेनी होगी। ऐसी जरूरत है जैसे कि कतर, बहरीन, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब, और यहां तक कि संभव है कि ब्रिटेन के साइप्रस द्वीप पर स्थित अक्रोटिरी एयरबेस के इस्तेमाल की भी जरूरत पड़े। यानी अमेरिका अकेले अपने दम पर युद्ध शुरू नहीं कर सकता, युद्ध का फैसला नहीं ले सकता, और हमले शुरू किए गए तो फिर जवाबी कार्रवाई का सीधा खतरा भी है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और समुद्र में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों पर सीधा हमला करेगा। भले ही अमेरिका इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए न भी करे, ईरानी नेतृत्व तो साफ कर चुका है कि अमेरिकी ठिकाने उसके निशाने पर होंगे, चाहे वो जिस भी देश में हो, जिस भी मुल्क में हो। इसका मतलब है कि अमेरिका को न सिर्फ युद्ध लड़ना होगा, बल्कि उन देशों की सुरक्षा भी करनी होगी जो देश अपने यहाँ के अमेरिकी ठिकानों को ईरान पर हमले में इस्तेमाल होने देंगे। एक पॉइंट अमेरिकी जनता और वहां की राजनीति से भी जुड़ा है। अमेरिका पहले ही लंबे युद्धों से थक चुका है। एक और बड़े युद्ध के लिए घरेलू समर्थन जुटाना आसान नहीं है, और ट्रंप, जिन्होंने खुद वादा किया था कि अमेरिका युद्धों से दूर रहेगा, सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा, और शुरुआत में वे इस पर चलते भी देखे, अब उनका युद्धोन्मादी जो रूप है वो अमेरिकी जनता को जाहिर सी बात है कि पसंद नहीं आ रही होगी। खासतौर पर तब जब वो रहन सहन के खर्चे में बढ़ोतरी और महंगाई का सामना कर रही हो। ट्रंप टैरिफ की वजह से चीजें और महंगी होती जा रही हो। ऐसे में युद्ध की महंगाई अमेरिकी जनता को और ज्यादा परेशान करेंगी। और फिर ट्रंप बेशक न देख रहे हो
या वो देखने की कोशिश न कर रहे हों, लेकिन कई अमेरिकी इतिहास की तरफ भी जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी हस्तक्षेप जो है उसका इतिहास कोई बड़ी सफलता की कामयाबी की कहानी जो है वो नहीं कहता है। चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो या लीबिया, हस्तक्षेप ने अक्सर हालात बेहतर नहीं बल्कि और जटिल बनाए हैं। इसी वजह से ट्रंप को बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है। तो फिर मदद आ रही है, ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है? ये मदद सैन्य हमले का संकेत कम और राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान को घेरने जैसी कार्रवाइयों की ओर अधिक इशारा करती है। और हां, मौका देखकर रेजा पहलवी को ईरान में उतारने की कोशिश भी ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन पहलवी भी बेशक बयान पर बयान जारी कर रहे हों, लेकिन वे तब तक ईरान की जमीन पर कदम नहीं रखेंगे जब तक कि उनको अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा न हो जाए। और यहां सवाल यह है कि उनकी सुरक्षा कौन देगा? IRGC से टूटकर निकले हुए गार्ड्स और अधिकारी और कमांडर, या फिर अमेरिकी सेना? और अमेरिकी सेना अगर उनको सुरक्षा देने जाती है तो कब तक वहां पर रहेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए जमीनी सच्चाई यही कहती है कि यह मानना चाहिए कि ईरान पर हमला आसान होगा, लेकिन युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, और बिना बड़े नुकसान के सब कुछ सुलझ जाएगा ये भी कहा नहीं जा सकता। हकीकत से दूर वाली बातें ये लगती हैं। ईरान कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उसकी जवाबी क्षमता अब भी मौजूद है, और यही वजह है कि अमेरिका हर कदम बहुत सोच समझ कर रखेगा। ये जरूर ऐसी सलाह जो है वो ट्रंप को दी जा रही होगी, बेशक वो बोलता कुछ भी रहे। आपको हमारा ये पॉइंट कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। फिलहाल नमस्कार।